हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। अपना चैप्टर नेचुरल वेजिटेशन चल रहा था। टुडे वी विल लर्न अबाउट फॉरेस्ट कंजर्वेशन। फॉरेस्ट कंजर्वेशन मीन्स कि फॉरेस्ट को हम लोग कैसे कंजर्व कर सकते हैं, ऐसे क्या क्या तरीके हैं जिनसे हम लोग फॉरेस्ट को हम लोग कंजर्व कर सकते हैं। सो फॉरेस्ट जो है वो एक बड़ा डीप रिलेशनशिप है बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड बिटवीन फॉरेस्ट्स। सो उनके बीच में एक बड़ा एक हेल्दी रिलेशनशिप है। सो अगर हम उसको अच्छे तरीके से कंजर्व करेंगे तो वो हमारे लिए यूज़फुल रहेगा फ्यूचर के अंदर में। सो कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट इज़ ऑफ वाइटल इम्पोर्टेंस टू द सर्वाइवल एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ मैनकाइंड। According, the government of India proposed to have a national wide forest conservation policy and adopted a forest policy in 1952. So गवर्नमेंट ने इसी थीम को ही ध्यान में रखते हुए, इसी चीज़ को ही ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने जो है एक नेशनल वाइड फॉरेस्ट कंजर्वेशन पॉलिसी बनाई थी इन 1952 के अंदर में, एंड विच वाज फर्दर मॉडिफाइड इन 1988। जिसको 1952 में बनाया था उसको 1988 में मॉडिफाई कर दिया गया। अकॉर्डिंग टू द न्यू फॉरेस्ट पॉलिसी, द गवर्नमेंट विल मेनली द गवर्नमेंट्स मेन फोकस ऑन टू मैनेजमेंट ऑफ द फॉरेस्ट पॉलिसी एंड उसी को ही लेके गवर्नमेंट ने कुछ नई चीज़ें उसमें ऐड की थी, जिसके अंदर में कि वो लोकल पब्लिक की नीड को भी फुलफ़िल कर पाएँ और जो फॉरेस्ट है, जो वाइल्ड लाइफ है, उनको भी हम लोग प्रोटेक्ट कर पाएँ। सो ये मेनली इस पॉलिसी के अंदर में जो मॉडिफाई किया गया था पॉलिसी को, उसका ये मेन एम था। सो द फॉरेस्ट पॉलिसी एम्ड एट, अब फॉरेस्ट पॉलिसी के कुछ एक एम रखे थे गवर्नमेंट ने। अब वो एम क्या क्या है ये हम लोग वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट एम, ब्रिंगिंग 33% ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर। मतलब जितना इंडिया का जियोग्राफिकल एरिया है उसका 33% जो है वो हमने फॉरेस्ट के फॉर्म में हमने यूज़ करना है। सेकंड पॉइंट, मेंटेनिंग इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड टू रीस्टोर फॉरेस्ट वेयर जियोलॉजिकल बैलेंस वॉज डिस्टर्ब्ड। मतलब जो इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी है उसको हमने मेंटेन करना है, और जिस एरिया में इकोलॉजिकली जो डिग्रेडेशन हो गया था या इकोलॉजिकली इम्बैलेंस हो गया था या इकोलॉजिकली जो चीज़ें थी वो डिस्टर्ब हो गई थी, सो उनको रीस्टोर करना है, उनको वापस बैलेंस में लेके आना है। ये सेकंड एम था। थर्ड एम, कंजर्विंग द नेचुरल हेरिटेज ऑफ द कंट्री, इट्स बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड जेनेटिक पूल। सो जितने भी नेचुरल हेरिटेज है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, इनको जो है हमने कंजर्व करना है, प्रोटेक्ट करके रखना है। नेक्स्ट वन, चेक सॉइल इरोजन, एक्सटेंशन ऑफ द डेजर्ट लैंड एंड रिडक्शन ऑफ फ्लड्स एंड ड्रॉट्स। अब क्या करना है, नेक्स्ट एम क्या था कि सॉइल इरोजन को और जो डेजर्ट लैंड जो एक्सटेंड हो रहा है उसको हमने कंट्रोल करना है, उसको हमने कंट्रोल करना है। उसको कंट्रोल करेंगे तो लैंड की फर्टिलिटी जो है वो बनी रहेगी, और उससे क्या होगा कि नेचुरली जो प्लांटेशन है वो ज़्यादा ग्रो करेगा। ये पॉलिसी थी। नेक्स्ट पॉलिसी थी इंक्रीजिंग द फॉरेस्ट कवर थ्रू सोशल फॉरेस्ट्री एंड एफॉरेस्टेशन ऑन डिग्रेडेड लैंड। जो फॉरेस्ट कवर एरिया है हमने उसको इंक्रीज़ करना है, मतलब फॉरेस्ट एरिया को हमने और ज़्यादा इंक्रीज़ करना है। अब ये अगर फॉरेस्ट्री को अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन तो होगा, बट सोशल पार्टिसिपेशन जो है वो
उससे भी एक ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर सोसाइटी इन्वॉल्व होगी उस चीज़ के अंदर में, अगर सोसाइटी उसको पॉजिटिवली अगर उसको लेगी, सो जो फॉरेस्ट को लेके जो प्रॉब्लम है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। सो गवर्नमेंट का भी यही फोकस था कि सोशल फॉरेस्ट्री और एफॉरेस्ट्रेशन को हमने इंक्रीज़ करना है, लोगों को अवेयर करना है कि आप उनको उस चीज़ की इम्पोर्टेंस बतानी है, कैंपेन के थ्रू या अदर गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के थ्रू लोगों को इसके बारे में अवेयर करना है। नेक्स्ट वन, increasing the productivity of forests to make timber, fuel, fodder and food available in rural population dependent on forest and encourage the substance of wood। इंक्रीज़ करना है हमने फॉरेस्ट के अंदर में टिम्बर को, फ्यूल, फॉडर, फूड अवेलेबिलिटी। सो इससे होगा क्या कि अगर लोगों को कुछ ना कुछ अगर फॉरेस्ट से आउटपुट मिलता रहेगा तो लोग क्या करेंगे, उसके लिए उनका एक पॉजिटिव एटीट्यूड बन जाएगा, क्योंकि उनको फॉरेस्ट से कुछ ना कुछ मिल रहा है। एक फूड की फॉर्म में हो सकता है, टिम्बर की फॉर्म में हो सकता है, फ्यूल की फॉर्म में हो सकता है, फॉडर की फॉर्म में हो सकता है। बट इफ़ दे आर टेकिंग सम थिंग्स, सो एक पब्लिक का एक पॉजिटिव एटीट्यूड होगा टुवर्ड्स फॉरेस्ट। सो गवर्नमेंट ने इस पे भी काफ़ी वर्क किया। देन नेक्स्ट वन, इंक्रीजिंग ऑफ ए मास पीपल मूवमेंट इन्वॉल्विंग वुमेन टू एनकरेज प्लांटिंग ऑफ ट्रीज, स्टॉप फेलिंग ऑफ ट्रीज। सो अब ये क्या था कि एनकरेज करना लोगों को, एक मास को खड़ा कर देना, एक मास पब्लिक को अवेयर करना, स्पेशली वुमेन को। किस चीज़ के लिए? प्लांटिंग ऑफ ट्रीज़ के लिए। प्लांटिंग ऑफ ट्रीज़ के लिए लोगों को जो है वो मैक्सिमम लोगों को अवेयर करना, उस चीज़ के लिए उनको मोटिवेट करना, ये गवर्नमेंट का मेन पर्पस था, जिसके अंडर में गवर्नमेंट ने जो न्यू फॉरेस्ट पॉलिसी आई थी। सो ये 7 पॉइंट्स है जो उनके न्यू एम थे और उन्हीं को ही गवर्नमेंट ने आगे फॉलो किया। बेस्ड ऑन द फॉरेस्ट कंजर्वेशन पॉलिसी द फॉलोइंग स्टेप्स वर इनिशिएटेड। सो कुछ एक स्टेप्स लिए गए। फर्स्ट वन इज सोशल फॉरेस्ट्री। सोशल फॉरेस्ट्री मीन्स द मैनेजमेंट एंड द प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट्स एंड एफॉरेस्टेशन ऑन बैरन लैंड विद द पर्पज ऑफ हेल्पिंग इन द इन्वायरमेंटल, सोशल एंड रूरल डेवलपमेंट। मीन्स कि लोगों को जो सोशली, जो फॉरेस्ट्री का मीनिंग क्या बना कि मैनेजमेंट करना और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाना फॉरेस्ट को, जिससे कि इन्वायरमेंटल, सोशल और रूरल डेवलपमेंट हो सके। द नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर 1976 हैज़ क्लासिफाइड सोशल फॉरेस्ट्री इनटू 3 कैटेगरीज। दीज आर अर्बन फॉरेस्ट्री, रूरल फॉरेस्ट्री एंड फार्म फॉरेस्ट्री। सो जो नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर था उसने 1976 उसने सोशल फॉरेस्ट्री को 3 पार्ट में कैटेगराइज किया। फर्स्ट वन इज अर्बन फॉरेस्ट्री, रूरल फॉरेस्ट्री एंड फार्म फॉरेस्ट्री। अब ये है क्या क्या, इनको हम लोग डिटेल में 1 बाय 1 देखते हैं कि ये क्या चीज़ है और इन्होंने कैसे फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने में एक पॉजिटिव रोल प्ले किया। सो अर्बन फॉरेस्ट्री का मीनिंग क्या है? अर्बन फॉरेस्ट्री मीनिंग द रेजिंग and management of trees on public and privately owned land in and around urban centers। मतलब जो अर्बन सेंटर्स हैं, मतलब जो सिटीज़ हैं, उनके सराउंडिंग्स में, उसके सराउंडिंग में फॉरेस्ट्री को या ट्रीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब उसका जो है प्लांटिंग करना, उसी को ही बोला गया था अर्बन फॉरेस्ट्री। इसका मीनिंग क्या बना कि अर्बन सेंटर के आसपास वाला जो एरिया है, सच एज ग्रीन बेल्ट, पार्क, रोड साइड एवेन्यूज़, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल ग्रीन बेल्ट। सो जो अर्बन एरिया है, अब उस अर्बन एरिया के अंदर में हम मैक्सिमम हम प्लांटेशन करें,
हम ग्रासलैंड करें, हम पार्क के अंदर में मैक्सिमम हम ट्रीज़ लगाएं, या जो जितने भी इंडस्ट्रियल और कमर्शियल ग्रीन बेल्ट हम लोग लगाएं, और ग्रीन बेल्ट हम रोड साइड के रोड साइड में हम लोग प्लांटेशन करें। सो गवर्नमेंट का ये पर्पस था कि हम अर्बन एरिया पे फोकस करें, ताकि अर्बन एरिया में तो वैसे भी देखा जाए तो ट्रांसपोर्टेशन के कारण थोड़ा सा पोल्यूशन भी ज़्यादा होता है कंपेयर टू रूरल एरिया। सो अगर उस एरिया में अगर ग्रीनरी होगी, सो नेचुरल सी बात है कि उस एरिया का टेम्परेचर भी थोड़ा सा प्लांट्स के थ्रू या ट्रीज़ के थ्रू थोड़ा सा टेम्परेचर भी डिक्रीज हो जाएगा, और वो पोल्यूशन को भी रिड्यूस करने में अपना एक पॉजिटिव रोल प्ले करेगा। रूरल फॉरेस्ट्री लेज ऑन प्रमोशन ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री एंड कम्युनिटी फॉरेस्ट्री। अब ये क्या है, न्यू टर्म्स आ गए। एग्रो फॉरेस्ट्री मीन्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री। मीन्स एक ऐसा एक कॉम्बिनेशन बनाया जाए कि हम एग्रीकल्चर भी लैंड पे करें, मतलब इन रूरल एरिया हम एग्रीकल्चर भी करें और हम वहाँ पे फॉरेस्ट्री भी करें। सो वो भी एक बहुत शानदार एक कॉम्बिनेशन बनाया गया था, गवर्नमेंट ने उसको भी काफ़ी प्रमोट किया। सो एग्रो फॉरेस्ट्री इज़ द रेजिंग ऑफ ट्रीज and agriculture crops on the same land inclusive of the waste patches। मतलब सेम लैंड के ऊपर में हम फॉरेस्ट्री भी करें, मतलब हम लोग ट्रीज भी लगा दें और हम एग्रीकल्चर भी करते रहें। सो इट्स कॉम्बिनेशन, इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ फॉरेस्ट्री विद एग्रीकल्चर, क्योंकि हमें उससे क्या होगा, हमें उससे बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे। हमें उससे फूड मिलेगा, फॉडर मिलेगा, फ्यूल, टिम्बर एंड फ्रूट्स हमें उससे मिलेंगे। सो ये एक कॉम्बिनेशन जो रूरल एरिया के लिए इंट्रोड्यूस किया था, जिसके अंदर में हम लोग जो एग्रीकल्चर लैंड है उसके ऊपर में हम एग्रीकल्चर भी करेंगे, और हम उसके साथ साथ में जो है प्लांटेशन भी हम लोग मतलब फॉरेस्ट्री भी करेंगे, उससे हमें बेनिफिट होगा। देन कम्युनिटी फॉरेस्ट्री इन्वॉल्व्स the raising of trees on public or community land such as village pastures, temple land, roadside, canal bank, strips along with railway lines and schools etc। मतलब जो कम्युनिटी सेंटर्स हैं जहाँ पे कम्युनिटी वर्क करती है, लाइक पार्क हो गया, रोड साइड हो गया, और रेलवे ट्रैक साइड हो गया, या स्कूल्स हो गए, कॉलेजेस हो गए, या हॉस्पिटल्स हो गए, मतलब जहाँ पर भी आपको कम्युनिटी सेंटर्स मिल जाए, टेम्पल्स भी ऑल्सो इंक्लूड इन दिस। सो आप वहाँ पर आप ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है ट्रीज़ लगाएं, ताकि इसको जो बेनिफिट मिलेगा वो दिस बेनिफिट विल इंक्लूड फॉर द होल कम्युनिटी। जब तक सारी कम्युनिटी उसमें इन्वॉल्व नहीं होगी तब तक हम उसको बहुत बेटर तरीके से हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। अगर बेटर तरीके से इम्प्लीमेंट करवाना है, सो कम्युनिटी का उसमें एक एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि सभी को ही उसका बेनिफिट मिलता है। क्योंकि अगर आपने पार्क में या स्कूल में कहीं भी अगर आपने प्लांटेशन किया है, ट्रीज़ लगाए हैं, सो ऑक्सीजन जो मिलेगी वो सबके लिए मिलेगी। पोल्यूशन जो रिड्यूस होगा, जो CO2 जो रिडक्शन होगा वो सबके लिए होगा, किसी एक पर्सन के लिए नहीं होगा, वो पूरी कम्युनिटी के लिए रहेगा। नेक्स्ट वन इज़ फार्म फॉरेस्ट्री। Farm forestry is a term applied to the process under which farmers grow trees for commercial and non-commercial purpose on their farmland। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जैसे हम लोग एग्रीकल्चर करते हैं, उसमें हम लोग वीट, राइस या XYZ हम लोग क्रॉप को हम लोग ग्रो करते हैं, उसी की जगह अगर हम लोग कमर्शियली अगर हम लोग ट्रीज़ लगाएं या नॉन कमर्शियली भी हम लोग ट्रीज़ लगा सकते हैं अपनी जो भी फार्म हाउस है या फार्म लैंड है, सो उसको फार्म फॉरेस्ट्री बोला जाता है। सो इसके बहुत सारे हमें आगे जाके बेनिफिट मिलते हैं, पोल्यूशन रिडक्शन भी होता है और अदर भी हम लोगों को बेनिफिट मिलते हैं इसके अंदर में।